जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लेग है, प्लेग क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि प्लेग है एक प्रकार की कवक जनित बीमारी, या एक प्रकार की विषाणु जनित बीमारी, या फिर एक प्रकार की जीवाणु जनित बीमारी, या फिर खनिज जनित बीमारी, यानी कि प्लेग किसके अंतर्गत आता है, इसको समझना है दोस्तों। चलिए देखिए, प्लेग क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्लेग एक प्रकार की जीवाणु जनित बीमारी है और यह एक संक्रमण रोग है। कैसा रोग है दोस्तों? संक्रमण रोग है, यानी कि फैलने वाला रोग है। ठीक, और ये किस जीवाणु की वजह से होता है? तो उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस इस जीवाणु का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ये पहली बात क्या है, जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग, संक्रमण रोग है, और किस जीवाणु की वजह से होता है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ इतना? अब ये समझते, देखिए अगला कि इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह है दोस्तों फेफड़ा। इससे मानव शरीर का लंग्स यानी कि फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, और सबसे खास बात कि चूहा जो है ये प्लेग रोग का वाहक होता है। इस चूहे का जो मतलब चूहा जो होता है प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसे ब्लैक डेथ, इसको प्लेग को एक अन्य नाम से जाना जाता है ब्लैक डेथ, या फिर इसको ताउन या पेस्ट भी कहते हैं। ठीक, और ये बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है और कभी कभी ये न्यूमोनिया का रूप भी ले लेता है। क्लियर है दोस्तों? प्लेग के बारे में इतनी सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गैसीय अपशिष्ट है, यानी गैसीय अपशिष्ट का मतलब है कि खराब पदार्थ से संबंधित है। गैसीय अपशिष्ट कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए देखिएगा, पहला है घरों की नालियों का गंदा पानी, दूसरा है सब्जी एवं फलों के छिलके, तीसरा है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और चौथा है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो देखिए दोस्तों, गैसीय अपशिष्ट वे होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन गैस के रूप में होते हैं, और इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। और मुख्यतः कौन सा प्रदूषण होता है दोस्तों? वायु प्रदूषण होता है गैसीय अपशिष्ट से। तो लकड़ी कोयला आदि से जलने वाला जो धुआं होता है वो गैसीय अपशिष्ट होता है। क्लियर है? जैसे लकड़ी या कोयले के जलने से जो धुआं निकल गया, और चिमनियों से या फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता वो हो गया। अगर जंगल में आग लग गई, उससे निकलने वाला जो धुआं होगा वो होगा गैसीय अपशिष्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन से पौधे ऐसे होंगे जो दूर दूर फैलेंगे? ठीक है, जैसे बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या बीज, देखिए ऑप्शन इसमें से ये थोड़ा सा, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, और तीसरा है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, और चौथा है कायिक जनन द्वारा वितरित। देखिए इसमें क्या है कि जो पौधे फल द्वारा प्रकीर्णित होंगे वो दूर दूर फैलेंगे, दूर दूर प्रसारित होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि पेज नंबर 2 पे चलेंगे। और यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है जो लाभ ले रहा है, जिसको फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे जीव को वो प्रभावित नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन समझिएगा, सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सहभोजी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? सहभोजी होगा। सहभोजी देखिए एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें 2 जातियों के बीच अंतर क्रिया होती है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जाति प्लस में होती है और दूसरी जाति मान लीजिए उदासीन बन जाती है। जैसे एक जाति को क्या होता है? फायदा होता है, लेकिन दूसरी जाति को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सहभोजी क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर लिया जाए तो गैस्ट्रोपोड जो होता है, गैस्ट्रोपोड,
कवच में केकड़ा रहता है। जो गैस्ट्रोपोड का कवच होता है इसमें कौन रहता है, केकड़ा रहता है। तो क्या होता है, और साथ ही साथ कवच के ऊपर कोई समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है, ठीक ना। और वो चिपकने की वजह से क्या करती है कि वो अपना लाभ तो ले रही है लेकिन दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। ठीक ना, मोर का पोषण तल है। देखिए पहले हरे पौधे हैं, हरे पौधों को कौन खा रहा है, छोटे कीड़े खा रहे हैं। और इन छोटे कीड़ों को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है। तो मोर कहाँ पे होगा, शीर्ष पे होगा, सबसे ऊपर है मोर। ठीक ना, तो मोर को क्या कहेंगे आप, ये डायग्राम बनता है तो ये जो शीर्ष पे होता है उसको कहते हैं खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एक अगर पिरामिड बना के देखा जाए तो देखिए पिरामिड कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऐसे बनेगा पिरामिड। खाद्य पिरामिड सबसे निचले स्तर पे कौन हो जाएगा, हरे पौधे यानी कि प्लांट्स हो गए। और उसके ऊपर जो होंगे इस रेंज में वो कौन होंगे, जैसे इंसेक्ट हो गए, कीड़े हो गए। और उसके ऊपर कौन है, सांप आ गया। और सांप को कौन खा रहा है सबसे शीर्ष पे, मोर। तो शीर्ष पे कौन स्थापित हो दोस्तों, मोर स्थापित है। तो मोर तृतीयक उपभोक्ता होगा। किस प्रकार का उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होगा। जैसे ये प्लांट्स जो होंगे उत्पादक होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता, या इसे शीर्ष मांसाहारी भी कह सकते हैं। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर स्थित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। कौन सी सेल दोस्तों, कायांतरित सेल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, ग्रेनाइट है आपका, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है और क्या है, चूना पत्थर। कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है ये आपको समझना है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो होगा वो संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है, यानी कि रूपांतरित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर निकल गया ज्वालामुखी विस्फोट के समय, तो वो धीरे धीरे जम जाता है, मैग्मा ऐसे जम जाता है। और कुछ समय के बाद इसका रूपांतरण होकर के चूना पत्थर यानी कि संगमरमर में ये बदल जाता है। तो जो संगमरमर है ये क्या है दोस्तों, कायांतरित सेल का या रूपांतरित सेल का उदाहरण होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 यानी पेज नंबर 3 पे चलेंगे। पेज नंबर 3 पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबको पता है महासागरों में नमक पाया जाता है और नमक को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड अधिक पाया जाता है। तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको समझना है। देखिए 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि अध्यक्षता कौन करता है। देखिए राज्यसभा को पहली बात हम लोग क्या कहेंगे, ऊपरी प्रतिनिधि या उच्च सदन भी कहते हैं, ऊपरी प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। और इसमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक, और सबसे खास बात कि इसमें इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। और इन्हीं को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है।
और सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। क्लियर है दोस्तों? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। देखिए दोस्तों, देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी है। लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? नदियों द्वारा जो पानी बहा कर लाया जाता है, उस पानी से इसका निर्माण, जो कचड़ा वगैरह या फिर मलबे हैं जो बहा के लाए जाते हैं, उससे निर्माण होता है। और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक। और सबसे बात की, यह मिट्टी खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त भी होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहला है द्वितीयक चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता और उसके बाद उपभोक्ता। तो समझिएगा कि जैसे अभी हम बनाए थे पिरामिड, तो ये पिरामिड में ये यहाँ पे हो गए उत्पादक, और जो इस केवल उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों पर जो निर्भर होते हैं उन्हें कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम चरण उपभोक्ता। और ये क्या करते हैं? केवल अपना भोजन किससे? पेड़ पौधों से प्राप्त करते, यानी कि शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। जैसे पर्यावरण की एजुकेशन जब हो रही, मान लीजिए उसमें कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या को आप उसका निराकरण कैसे करेंगे? कौन सी विधि लगाएंगे कि निराकरण होगा? देखिए, किसी एक विधि से तो होगा नहीं। मान लीजिए कि आपको किसी एक समस्या के लिए कोई विधि लगानी पड़ रही है, किसी दूसरी समस्या के लिए कोई विधि लगानी पड़ रही है। देखिए, सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि यानी कि प्रेक्षण विधि की क्या सीमाएं है? ठीक ना। जैसे किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उसकी क्या सीमाएं हैं? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्लियर होकर के बहुत बारीकी से अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा उस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब आपके अंदर क्या होगा कि आप बहुत बारीकी से उसका आकलन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब जा कर के रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक ना। यह विधि मितव्ययी नहीं है। मितव्ययी का मतलब कम खर्चीली विधि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इस विधि में ऑब्जर्वेशन करने में आपका खर्च लगता है, बहुत मितव्ययी नहीं है। देखिए, और तीसरा है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। ये गलत बात है दोस्तों। बिल्कुल, जैसे इस विधि से आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। इसको क्या मान सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये विधि जब आप अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होगी, अगर आप सूक्ष्मता से नहीं करेंगे, तो आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और चौथा तो है ही उपयुक्त सभी। तो इन तीनों ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? देखिए, इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है। इकोसिस्टम क्या है? एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल होते हैं, और अजैविक कारक और ऊर्जा कारक भी शामिल होते हैं। ठीक है। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है, चारों ऑप्शन हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है किसी स्थान का अजीवीय घटक। गलत बात है। केवल अजीवीय घटक नहीं होगा, जैविक और अजैविक दोनों होंगे। परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय
और पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर 4 को क्या करेंगे आप सही करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही परिभाषा देता है। इकोसिस्टम जीव समुदाय का समूह तो होता है, लेकिन वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना भी बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। पहला है शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो दोस्तों ये सब तो चीजें आप 4 पैरों से रहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हाथ आपके फ्री रहेंगे जब आप 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हाथ आपके फ्री रहेंगे और वो मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे कि भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ क्या कहते हैं, ये जानना है। देखिए भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इस यंत्र का प्रयोग रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। किस पैमाने पर दोस्तों, रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक ना, इस रिक्टर पैमाने पर 0 से लेकर के 9 तक के अंक चिन्हित होते हैं और प्रत्येक अगर जैसे मान लीजिए कि अंक बढ़ रहा है, जैसे 1 है, 2 है, 3, जैसे जैसे अंक बढ़ेगा वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता क्या होती है, 10 गुना अधिक होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। देखिए सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों बुध, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गुजरात में। कहाँ पे, काठियावाड़ जिले में। कौन से जिले में, काठियावाड़ जिले में स्थित है और ये बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बब्बर शेरों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे बब्बर शेरों के संरक्षण से संबंधित है और गिर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई है। कब की गई दोस्तों, 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की क्या, जब आप किसी चीज का निरीक्षण करते हैं तो उसकी क्या विशेषता नहीं है। यह क्या है कि प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, यह अनुभवों पर आधारित होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि, इस ऑप्शन के साथ भी आप जाएंगे। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। शिक्षक प्रशासक के रूप में नहीं होगा दोस्तों। ये वाला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, तो ये निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। यानी कि पर्यावरण के अनुकूल किसको माना जा रहा है जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो। ठीक ना दोस्तों, तो ये है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है इस वजह से क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब इसमें CNG में मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब होते हैं। ठीक है दोस्तों, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। देखिए समझिएगा, पारतंत्र में, किसी पारतंत्र में जैसे मान लीजिए कि तत्व है, जैसे कोई ऑक्सीजन चक्र है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता से फिर पृथ्वी में आके या वायुमंडल में आके मिल जाता है, तो एक चक्र बनता है। तो इस प्रकार के चक्र को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, EVS की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड है मेरे, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है कौन। चिपको आंदोलन के प्रणेता है दोस्तों
तो देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदर लाल बहुगुणा, पहली बात। और दूसरी बात कि चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई यानी कि उसको रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई से रोकने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और ये 1973 में उत्तराखंड राज्य से शुरू किया गया था। जब उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई होने लगी तो लोग जाकर के पेड़ से चिपक गए, तो इससे क्या हुआ कि पेड़ की कटाई में कमी आ गई। ठीक ना। तो इसी को नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन, और इसके प्रणेता कौन रहे हैं? सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन कैसा है? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? देखिए जानू, चलिए, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? देखिए, प्रोटीन, विटामिन, या फिर वसा, या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, जो इंसुलिन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसकी प्रकृति कैसे होती है? प्रोटीन की। ठीक ना। और ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या दोस्तों? पॉलीपेप्टाइड होता है। और सैगर ने, सब वैज्ञानिक हैं सैगर, नाम याद रखिएगा, सैगर ने सबसे पहले इंसुलिन अणु की रचना का पता लगाया। गाय में, जैसे गाय में इंसुलिन अणु की का पता लगाया और बताया कि जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। और ये जो सैगर थे, इनको 1958 में इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक ना। क्लियर हो गया। और ये तो गाय वाला बताए थे। और मानव इंसुलिन से संबंधित जो वैज्ञानिक का नाम आता है उनका नाम है सान। क्या नाम है? सान। 1965 में उन्होंने मानव इंसुलिन के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? देखिए, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। ठीक ना। परागकोश ऐसा जगह है जहां पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, वहीं पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए, ये आपको बता दिया गया है कि जब ये आप देखेंगे, पिरामिड देखेंगे, तो उत्पादक हो गए, उत्पादक के ऊपर जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो केवल और केवल पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है कि ज्वर नियंत्रण में आम तौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो ज्वर नियंत्रण में सबसे अधिक पैरासीटामोल प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? कौन सा सूक्ष्मजीव ऐसा है जो दही निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक होता है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। और लैंड स्टीनर कहाँ के चिकित्सक से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। और 1901 में इन्होंने रक्त वर्ग की खोज की। कब की? 1901 में। और रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा, ए बी, ए बी और ओ। ठीक ना दोस्तों। इसमें ए बी क्या होता है? सर्वग्राही। और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आलू प्याज अदरक हैं। क्या है आलू प्याज अदरक? तना है, जड़ है, अपस्थानिक जड़ें हैं, या फिर ये सल्क पत्र है?
ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्याज आलू अदरक है आपका तना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक ना। जैसे तना में उदाहरण अगर देख लिया जाए तो प्रकंद, जैसे हल्दी और अदरक हुआ, कंद जो हुआ आलू हुआ, सल्क कंद जो हुआ प्याज और लहसुन हुआ, घन कंद जो है अरबी है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, तना है। आलू प्याज अदरक क्या है, एक प्रकार के तना है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 को क्वेश्चन नंबर 29, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, इसमें से कौन सा जीव है जो एक कोशीय होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वैसे इसमें से जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम ये एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन करता है, कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रीठा बिल्कुल सही है। रीठा जो है पादप का उत्पादक होता है और रीठा क्या करता है, साबुन का विस्थापक होता है। और रीठा का प्रयोग न बालों के संरक्षण के लिए किया था। अब तो मान लीजिए नहीं कोई करता, लेकिन बालों के संरक्षण के लिए रीठा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आज के ये ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको देखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में। जय हिंद।